कहते हैं मतदान है हर नागरिक का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करना है सबका विचार और इस पर्व में हिस्सा लेकर हम सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं 7वें चरण में भी वोट देकर अपनी अहम जिम्मेदारी। तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का जो 7वां चरण है उसका दौर जारी है और इस दौर की अगर हम बात करें तो जनादेश 2024 के 7वें चरण के इस खास कार्यक्रम में मैं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा रहेंगे आपके साथ अगले 2 घंटे। जी बिल्कुल, इस 7वें चरण की अगर खास तौर से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और चंडीगढ़ की जनता का मन किस और है, किस मुद्दे पर वोट होगी और किस पर पड़ेगी चोट। 7वें चरण की लोकसभा चुनाव पर लगातार अगले 2 घंटे तक ये महा कवरेज आप देखेंगे और दिन भर भी आपको हम बताएंगे कैसे आज का जो दिन है, चुनावी जो दिन रहेगा उसमें किस तरीके से घटनाक्रम बढ़ता चलता रहेगा, क्योंकि आज देश में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर ये मतदान जो है शुरू हो चुका है और करीब 904 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ उस पार्टी के भाग्य का फैसला भी होना है जो पूरे दमखम के साथ पूरी ताकत से इस चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार इस चुनावी रण के समर में कूदी। तो चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला, बड़े तमाम दिग्गज नेता अपने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। तो आज उनके जोर आजमाइश की परीक्षा का भी दिन है कि जनता, जिसे हम जनार्दन बोलते हैं, उनके भरोसे पर वो कितना खरा उतरते हैं और ये जो भरोसा है वो प्रतिशत मार्क्स यानी कि वोट देकर कैसे उन्हें सत्ता पर काबिज करवाते हैं। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के जनादेश से आएगा, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता जनार्दन है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना है। तो आइए सब शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में आज 57 सीटों पर मतदान जारी। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर सभी सुविधाएं मौजूद। करीब 10 करोड़ 6 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 904 उम्मीदवारों की किस्मत की चाबी। अंतिम चरण के मतदान में आज प्रधानमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, आरके सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निशिकांत दुबे, कंगना रणावत, मनीष तिवारी, अभिषेक बैनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। आम से लेकर खास सभी वर्ग के लोगों में मतदान के लिए उत्साह। तमाम दिग्गज नेता भी कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। सातवें चरण की वोटिंग के साथ ही आज लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया हो जाएगी संपन्न। 4 जून को होनी है मतगणना। 542 सीटों के लिए 8,363 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला। तो खासतौर से जब इस आखिरी चरण की हम बात कर रहे हैं, जो कि इन चुनावी चरण का 7वां चरण है और इसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि जो ये चुनावी प्रक्रिया है संपन्न हो जाएगी, लेकिन इस 7वें चरण में कई ऐसी अहम सीटें हैं, कई ऐसे अहम प्रत्याशी हैं जिन पर सबकी नज़रें हैं, सबकी निगाहें। और उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और माना यही जा रहा है कि वो वहाँ से जीत की हैट्रिक भी लगाएंगे। इसके अलावा कई और ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस आखिरी चरण में। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर की अगर हम बात करें तो मतदाता जो थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये फलते फूलते लोकतंत्र की है। यहाँ पर लोग कतार में खड़े होकर अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो ये चरण है उसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदाता कतार में लगे हुए दिखाई दिए और इसी के साथ पंजाब की भी 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं। वहीं कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है और करीबन देश में अगर देखा जाए तो 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर करीब 10 लाख से ज्यादा मतदान अधिकारी लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में
शामिल हैं। तो लगातार जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी उत्साहित, और ये जो कतारें हैं इस बात की बानगी पेश कर रही हैं किस तरीके से मतदान का जो उत्साह है वो लोगों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग हो रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चरण में हमने देखा कैसे जनता से अपील करते हैं, और ना सिर्फ चरण में बल्कि जहां जहां जनसभाएं उन्होंने की और रैली भी की। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात की जाए, अमित शाह, उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। वहीं अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पर सभी मतदाताओं से अभूतपूर्व मतदान करने की मैं अपील करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए पुनः एक सशक्त सरकार चुनना जरूरी है। एक ऐसी सरकार बनाएं जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हर देशवासी में आत्मविश्वास को जागृत किया। आइए विकसित भारत के लिए पूरे उत्साह से मतदान करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जाए। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो लगातार जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो ये सशक्त संदेश देती है कि लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से जब तमाम बड़े नेता, हम यहाँ कह सकते हैं जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, जिन्हें लोग अपना आइडियल भी समझते हैं, जब वो वोट करने निकलते हैं तो ये क्लियर कट मैसेज जाता हुआ कि अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए आज का दिन या तमाम वो जो चरण बीत गए वो बहुत अहम है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जब मतदान किया उसके बाद क्या कुछ कहा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। मतदान की अपील करते हुए नजर आए जेपी नड्डा, और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, और उससे पहले पूजा अर्चना भी उन्होंने की थी। आइए उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव को जो पहुंचे हैं मतदान करने। सीधी तस्वीरें। अपने आप को हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में कहते रहे लालू यादव, और जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो एक सक्रिय कद्दावर के नेता के तौर पर आरजेडी की पार्टी के सर्वे सर्वा वो माने गए। इस बार उनके परिवार के लोग जो चुनावी दंगल में उतरे हैं, जिसमें मीसा भारती भी शामिल हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला आज होना है। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का बेहद रोचक दौर चला। आरजेडी की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटों पर अपने चुनावी उम्मीदवार उतारे गए जहां सीधी टक्कर लेने की बात जेडीयू के साथ की गई। तो लालू प्रसाद यादव भी अपने संवैधानिक दायित्व का यहाँ पर निर्वहन करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जो चुनावी प्रक्रिया है और जो मतदान की जो प्रक्रिया रहती है उसको पूरा करते हुए यहाँ नजर आ रहे थे वो। और इससे पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोरखपुर सीट पर भाजपा के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला है। मतदान के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। ढाई महीने से अधिक समय से
जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने आज अमृतसर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला से है। आप के कुलदीप सिंह धालीवाल और शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी भी शामिल हैं। साथ ही तरनजीत सिंह संधू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅੱਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। और वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर से एनडीए की लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। मतदान के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। और वहीं राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अनंतपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत साहिबजादा अजीत सिंह नगर लखनौर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया है। और साथ ही पूर्व क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने भी लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में जालंधर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। साथ ही मतदान के बाद क्या कुछ कहा हरभजन सिंह ने, आइए सुनते हैं। बस मतदान का दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सबके लिए और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि आप अपना अपना फर्ज निभाएं, आए मतदान करें और ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए काम कर सके। और हमारे संवाददाता और स्टूडियो में विशिष्ट मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। जनादेश 2024 के खास कार्यक्रम में विशेष मंथन चिंतन के लिए सोमेश पटेल हमारे साथ जाजपुर से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ रोशन गौड़ साहब हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आज मदन मोहन साहब भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोमेश आपके पास आना चाहेंगे, आप जाजपुर में मौजूद हैं और जिस मतदान केंद्र के बाहर आप खड़े हैं, यहाँ पर हम लंबी कतार देख सकते हैं, महिलाओं की कतार देख सकते हैं। किस तरह का लोकतंत्र का जो ये पर्व है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम ये जो मतदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं आज जाजपुर की इस लोकसभा सीट को लेकर। जी आंचल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आज लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उड़ीसा के 6 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और यहां पर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं वोटरों की बात करूं तो यहाँ पर 99 लाख मतदाता हैं और पुरुष मतदाताओं की बात करूं तो 48 लाख पुरुष मतदाता है और 50 लाख महिला मतदाता है। जो वोट फीसदी हुआ था यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर 74% यहाँ पर मतदान हुआ था
और मैं अपने पीछे भी आपको दिखाऊंगा। देखिए बड़ी संख्या पे यहाँ पर महिलाएं सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लंबी कतारें हैं। साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है। फर्स्ट टाइम वोटर से हमने जब बात की तो उन्होंने कहना था कि हमने तो वोट डाल दिया है, विकास को लेकर हमने मतदान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है जिस लोकतंत्र के महापर्व पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और मतदान करें। ये तस्वीरें दिखाती है कि इस लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देखिए कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में, दूर तक आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने भी जबरदस्त तैयारी की है, यहाँ पर तमाम व्यवस्था की है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जवानों की नियुक्ति की है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस लोकतंत्र के महापर्व पर जबरदस्त उत्साह है। लोग यहाँ पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊं, और भी जो कटक से अलग होकर 1993 में जजपुर लोकसभा सीट बना। जी और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल अब रुख करेंगे वाराणसी का, जहां से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वहां किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? 1 घंटे का वक्त अब बीत चुका है वोटिंग को। देखिए हम वाराणसी में यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और जिस मतदान केंद्र पर मैं था हमने देखा कि सुबह 7 बजे से पहले ही लोग पहुंच गए थे। वो चाहते थे कि गर्मी ज़्यादा होने से पहले ही मतदान केंद्र पर वो अपने कर्तव्य और अपने अधिकार का पालन करें। हमारे कैमरामैन सौरभ शुक्ल दिखाएंगे। ये देखिए कतारें हैं, अलग अलग महिला और पुरुष मतदाताओं की ये कतारें यहाँ पर। इससे पहले हम जब सुबह आए थे तो हमने देखा कि लंबी कतार हो गई थी मतदान के केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले, और लोग जागरूक थे। वो कह रहे थे कि वो धूप निकलने से पहले मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं। वाराणसी सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते। इसका बहिष्कार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से एग्जिट पोल के बहिष्कार की बात कही है उस पर अमित शाह यहाँ पर बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो अगर हार भी है तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। फिलहाल आइए एक बार फिर वापस चलते हैं शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, आप बता रहे थे किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो वाराणसी में जारी है। देखिए निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है और ये ट्रेंड अगर रहा तो पिछला जो आंकड़ा है 63% के आसपास उससे ज्यादा होगा, हम ये उम्मीद जता सकते हैं। हालांकि अभी सुबह है, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मतदान के लिए आया हुआ है, बुजुर्ग मतदाता है और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम वोटर है। हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर से बात करेंगे, फिर पहले माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी, कैसा लगा मतदान देकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या अपील करेंगे तमाम लोगों से कि आए मतदान केंद्रों पर? करेंगे अपील। आप क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि साथ में बुजुर्ग मतदाता है, आप आई हैं। हमसे ज़्यादा आप में जोश दिख रहा है मतदान करने का। करिए, इतना बढ़िया चांस मिला है, ज़रूर चलेंगे। भली धूप हो, धूप क्या होता है, ये तो एक बार आता है और हम अपने शहर देश का विकास करना है तो हम अपना मतदान क्यों छोड़ेंगे और ज़रूर जाएंगे। और हम अच्छे से और अपने साथ भी और लोगों को
प्रोत्साहित करेंगे कि चलिए मतदान करिए और इस पर्व को रूप में मनाइए इस मतदान को। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और बुजुर्ग मतदाता भी हैं, और संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, तो वो भी एक उत्साह दिखता है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत होगा। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या सोच रही थी कि कल मतदान केंद्र तक आना है, क्या कहना है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मेरा पहला बार मतलब वोट है, और मतलब सबसे पहले बार मेरा वोट मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वोट देके। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था, मतलब पहली बार मुझे देखने को मिला, मतलब मैं बहुत क्यूरियस था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा था। अपील करना चाहेंगे बहुत सारे युवा वोटर से, फर्स्ट टाइम वोटर से, कि वो आए मतदान के? हाँ, सभी आए, ये राइट है हमारा, सबको आना चाहिए और देना चाहिए। मतलब यंग जनरेशन को तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए आगे रहना चाहिए, क्योंकि मतलब एक अच्छे कैंडिडेट आए हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, इस तरह से फर्स्ट टाइम वोटर अपील भी कर रहे हैं। आप देखिए, सबके चेहरे पे मुस्कान है, सब बात करना चाहते हैं। आप बताइए कि नाश्ता बना के आई थी या फिर पहले मतदान करने आ गए? नहीं सर, देखिए हम लोग वाराणसी वासी जो है ना, हर पर्व बड़े उससे उत्साह से मनाते हैं, और ये तो देश हित का पर्व है, इसके लिए सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसी काम के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि नाश्ता नहीं बना तो रोज बनाते, आपने भी बनाया कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उठते ही बस तैयारी था कि पहले मतदान फिर जलपान। कह रहे हैं कि नाश्ता तो रोज बनाते हैं, आज महापर्व का दिन है तो पहले आ गए। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, विकसित भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मतदान किया है, और मैं सभी भारत के जो हमारे मतदाता हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने मतदान का प्रयोग करें और भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो मतदान करें अवश्य। इस तरह से आप देखिए कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हम फिर कहेंगे अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ल से कि वो दिखाएं कि ये कतार है। देखिए, अब धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, हालांकि अभी उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन आप ये कतारें देखें, 5 अलग अलग कतारें हैं, और यहाँ पर ये मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये आदर्श मतदान केंद्र है सारनाथ वाराणसी के बिल्कुल बगल का, और यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही जो वोटर्स हैं, न केवल फर्स्ट टाइम वोटर बल्कि बुजुर्ग मतदाता, महिला मतदाता, सब में एक होड़ सी लगी हुई है। निश्चित तौर पर सब जानते हैं यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है, सामने अजय राय है कांग्रेस सपा गठबंधन से। बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और 13 लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल में जहां पर आज मतदान हो रहा है। कई हाई प्रोफाइल सीट है, कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला आज हो रहा है। आप जानते हैं, गोरखपुर हो या फिर बगल में घोसी हो, जहां सुभाषपा के उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन के। बिल्कुल, और अहम बात यहाँ पर यह है कि जब हम मतदान करके जाते हैं तो जलपान करने का एक अलग ही उत्साह होता है, और सबसे अहम बात है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जहाँ से हैट्रिक लगाने की तैयारी होगी। हमारे साथ उर्मिलेश भट्ट भी जुड़े हुए हैं शिमला से। उर्मिलेश, यहाँ का जो सियासी तापमान तो गर्म है ही, वहीं दिल्ली में बहुत गर्मी है, आप शिमला में मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने जो मतदान केंद्र है उसका जायजा हमें बताइए, और साथ ही साथ कई अहम उम्मीदवार इस चुनावी रण में कूदे हैं जब हम 7वें दौर के अंतिम चरण की बात करते हैं। हाँ जी आंचल, बिल्कुल, और मुकुल, आप दोनों को जो है सुप्रभात। और हिमाचल जैसे कि आप जानते ही हैं कि ठंडा प्रदेश है, और इस प्रदेश में जहाँ तमाम मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उस गर्मी से यहाँ पर राहत है, हमें भी है और जो मतदाता है उनको भी राहत है। तो लिहाजा यहाँ पर जो अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है 7 बजे से। आंचल, इस बार जो है यहाँ का जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग ने ग्रीन थीम रखी है। ग्रीन थीम के जो है यहाँ पर मतदान बूथ बनाए गए हैं, साथ ही कई आदर्श बूथ बनाए गए हैं, और उसके अलावा जो है मॉडल बूथ बनाए गए हैं। इस तरीके से 279 ऐसे बूथ, चयनित बूथ बनाए गए हैं जिनमें कि ग्रीन है, मॉडल है और आदर्श है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, जोश है, और तमाम जो ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इस पर्व में जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उस जो है जब मतदान दे करके बाहर आ रहे हैं तो वो जोश उनमें दिखाई देता है। जहाँ पर रही बात हिमाचल की लोकसभा सीटों की, तो जैसे तमाम दर्शक भी जानते हैं कि यहाँ पर 4 जो है लोकसभा सीट हैं। चारों लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं जो 37 प्रत्याशी है उनका जो भविष्य है वो आज जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे सुरक्षा अगर व्यवस्था की बात की जाए तो 33,000 से यहाँ पर अधिक सुरक्षा कर्मी हैं। हिमाचल पुलिस के अलावा उत्तराखंड से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी मंगाई गई है, और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर है। अगर चुनाव आयोग की एक बात की तो तारीफ करनी होगी कि हिमाचल प्रदेश के जैसे विषम भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं
उसमें 15 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर जो है पोलिंग पार्टी आ गई है, चौपर से पोलिंग पार्टी आ गई है और वहां पर जो है मतदान करा रहे हैं। निश्चित तौर से इस खुशनुमा माहौल में लोकतंत्र का जो महापर्व है आंचल और मुकुल, कहीं ना कहीं जोश है, उत्साह है मतदाताओं में। जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि उत्साह जो है बाकी राज्यों के जो मतदान केंद्र हैं वहाँ भी हमें फिलहाल नज़र आना चाहिए। और यहाँ मदन मोहन जेड़ा जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इस आखिरी चरण की, क्या ये निर्णायक भूमिका निभाएगा ये जो चरण है अलग अलग दलों के लिए? क्योंकि ये आखिरी चरण है तो इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है जी, कि हर पार्टी की कोशिश है कि उसके चुनाव प्रचार में या उसके अब तक के जो भी हासिल हुआ है उसको उसमें कुछ और जोड़ा जाए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, इसलिए हर पार्टी ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो आप मान लीजिए 57 सीटें, उसमें से करीब 25-26 सीटें पहले से ही पिछले चुनाव में बीजेपी के पास रही हैं इसमें, और सीटें उसका जो कि बीजेपी का जो टारगेट है कि 370 हमें निकलना है या एनडीए को 700 के पार करना है, तो उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसमें जीती जाए। इसी प्रकार जो इंडिया गठबंधन है वो भी चाहता है कि कई क्षेत्रों में जहाँ उसकी पहले अच्छी पकड़ रही है उस पकड़ को बरकरार रखा जाए। तो मुझे लगता है कि चुनौती सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है अपना अपना नंबर बढ़ाने की, और इसलिए दोनों पक्षों ने इसमें काफ़ी ताकत झोंकी हुई है और काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का मतदान परसेंट कैसा रहता है। और जैसा सुबह सुबह भी देख रहे हैं, अभी तो उत्साह लोगों में अच्छा नजर आ रहा है। ये देखना होगा दिन में कि 12 बजे बाद 1 बजे बाद लोगों का उत्साह कैसा रहता है, क्या होता है वोटिंग। लेकिन अभी तक अगर हम 6 फेज की बातें अगर देखें, मतदान के प्रतिशत को देखें, तो वो बहुत ख़राब नहीं है, वो ठीक ठाक है। और ये मुझे लगता है कि आज के फेज के बाद जो टोटल मतदान होगा वो 65 से 66% के बीच टोटल होगा, और जो पिछली बार 67% था, तो 1-2% का आगे पीछे रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी, औसत उसे मान सकते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे 2 अहम राज्यों की अगर हम बात करें, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिसकी अहम सीटों पर आज मतदान होना है, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त जनादेश 2024 में एक छोटे से ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत जनादेश 2024 में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 7वां चरण है कितना निर्णायक है, और हमारे साथ लगातार जो विशिष्ट मेहमानों का पैनल तो है ही, साथ ही साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। हमारे साथ उर्मिलेश के बाद अब कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं पाटलिपुत्र से। कुमार, ख़ास तौर पर अगर बात करते हैं हम पाटलिपुत्र की, इसका जो समीकरण है चुनावी वो तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन पहले जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए किस तरह से जन भागीदारी आप देख रहे हैं वहां पर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इतनी भीषण गर्मी है कि अगर आप 3-4 दिनों की अगर बात करें तो कई मतदान कर्मियों की मौत हुई है, कई सुरक्षा बलों की मौत हुई है हीटवेव के चलते। तो लेकिन इधर कल से मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, तो आज ये आशा की जा रही है कि मतदान करने के लिए लोग तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। और आपको पता है कि यहाँ बिहार में अब तक जो 6ठे चरण का मतदान हुआ है उसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से ज़्यादा रहा है, और यही कारण है कि महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर 4-5 मतदान केंद्र हैं, दूसरे मतदान केंद्रों पर भी महिलाओं की भीड़ है। और आशा की जा रही है कि जो प्रथम चरण में या दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत कम था वो इस चरण में ज़्यादा होने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम ने कुछ अंगड़ाई ली है कल से खास करके। तो मौसम बदलने से मतदाताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी भीषण गर्मी, काफ़ी धूप है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद मतदाताओं का जो उत्साह है वो कम होता नहीं दिख रहा है। लेकिन आलोक, अगर उत्साह की बात करें तो जहाँ यहाँ पर
हम चाचा और भतीजी की एक टक्कर होते हुए देख रहे हैं। मीसा भारती को हमेशा 2 बार निराशा हाथ लगी, वहीं रामकृपाल की बात की जाए तो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं वो इसी सीट से। देखिए बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है अपने आप में। अगर कहा जाए इस सीट की अगर इतिहास की अगर बात की जाए तो 2008 के परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र सीट का जन्म हुआ। हालांकि पहले जो 2008 के पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें पटना की एकमात्र सीट होती थी और पटना उसमें ग्रामीण पटना भी होता था और शहरी पटना भी होता था। लेकिन 2008 के बाद 2 सीटें हुई, एक पटना ग्रामीण, पटना के कुछ शहरी भाग जैसे फुलवारी शरीफ है, इसके अलावा जो पालीगंज है, विक्रम है, मसौड़ी है, तो इनको मिलाकर के पाटलिपुत्र बना। तो पाटलिपुत्र का जो पहला चुनाव हुआ 2009 में हुआ, उसमें लालू प्रसाद यादव खुद खड़े थे। उस समय केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे उस समय, और उनके खिलाफ जदयू ने कैंडिडेट खड़ा किया था रंजन यादव को, और लालू यादव को वहां शिकस्त मिली। इसके बाद 2014 में लालू यादव की बेटी फिर एक बार आई, रामकृपाल यादव जो आरजेडी के सिपाही थे वो बीजेपी में शामिल हुए और उन रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को शिकस्त दी। 2014 के बाद 2019 के चुनाव में भी मीसा भारती एक बार फिर आई अपोजिशन की ओर से, और वहां भी रामकृपाल यादव ने उन्हें शिकस्त दी। और इस बार की जो लड़ाई है वो फिर एक बार रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती की है। पूरा जो तंत्र है दोनों तरफ से, अगर रामकृपाल जी की बात करें, अगर मीसा भारती की बात करें, तो दोनों तरफ से काफी धुआंधार प्रचार हुआ है। अगर हम बात करें मीसा भारती की तो राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी से लेकर के उनकी बहन रोहिणी आचार्य से लेकर तेजस्वी यादव यहां पर प्रचार करने के लिए आए हैं। और आज फाइनल डे है, तो देखना होगा कि अब मीसा भारती कितना दो बार से लगातार वो हारती आई हैं और रामकृपाल 2 बार से लगातार जीतते आए हैं, तो हैट्रिक बनाते हैं या नहीं। लेकिन रामकृपाल यादव के बारे में यही है कि वो उनकी जो कनेक्टिविटी रही है मतदाताओं से, वो पूरे मतदाताओं से कनेक्टिविटी उनकी हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन अब देखना होगा कि अब एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है कि कितना एंटी इनकम्बेंसी रामकृपाल यादव के खिलाफ है, मीसा भारती के प्रति कितना सहानुभूति है, ये आज शाम को सारे जो उनके किस्मत जो उनकी किस्मत है जी बिल्कुल जाहिर तौर पर जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। रामकृपाल यादव हैट्रिक लगाएंगी या मीसा भारती अपना खाता जो है वो यहाँ जीत से खोल सकेंगी। रोशन जी, अगर बिहार की इन सीटों की जब हम बात करते हैं, जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे इन पर चेहरे हैं जो कि दिग्गजों की श्रेणी में आते हैं, और बिहार का जो चुनाव है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के चरण को लेकर? देखिए, जो बिहार की आज 8 सीटें हैं उसमें पिछली बार सभी सीटें एनडीए को मिली थी, और इस बार भी जो मुकाबला है कड़ा मुकाबला है। और जैसे आपने कहा कि जो बड़े लोग हैं, जिनके बड़े चेहरे हैं, जैसे आपने मीसा भारती की चर्चा की, 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार जो भी आपके संवाददाता कह रहे थे कि रंजन यादव जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को हराया था, वो इस बार वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पे कांटे का मुकाबला होने वाला है। जो आरा सीट है वहाँ से आरके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस तरह से आपके जो पटना साहिब सीट हैं वहाँ से रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव मैदान में। तो कुल मिलाकर जो बिहार का अभी तक का जो चुनाव हुआ है और ये आखिरी चरण है, इसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो पिछली बार बीजेपी ने और एनडीए ने सभी सीटें ले ली थी, और उसमें ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो एनडीए के गठबंधन से काफ़ी कुछ उनका मुकाबला अच्छा होगा। और हमें जो 4 जून का जब हम इंतजार करेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि 5 सीटों पे तो आजकल यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हम इंटरेस्टिंग मुकाबले की बात कर रहे हैं, कई चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट पश्चिम बंगाल से भी आएगा। हमारे साथ विशाल बैरिस्टर जुड़े हैं 12 सात से। विशाल, जिन तमाम सीटों पर आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है उसे ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं उसका तो जायजा आप हमें बताएंगे ही, साथ ही साथ किस तरह से आपको लगता है वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे कि ममता के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि इन तमाम सीटों पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो? देखिए आंचल, आपको और मुकुल को सबसे पहले सुप्रभात। और इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए, क्योंकि होता ही है कि हम बोलते चले जाते हैं और दर्शकों को पता नहीं चलता है कि वाकई में क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पे। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएंगे दमदम का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, और यहाँ पर 7 पोलिंग बूथ हैं और सुबह से ये लंबी कतारें यहाँ पर हैं। और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो छठे चरण तक बंगाल ने 80% मतदान किया था छठे चरण में, जो 5वें चरण से
से 73% से भी ज़्यादा था। तो इस बार कोशिश ये है कि किसी तरह उसी रिकॉर्ड को और इम्प्रूव किया जाए और बंगाल वोटिंग परसेंटेज में नंबर 1 बना रहे। लेकिन जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि हिंसा की खबरें बहुत आती हैं बंगाल से, और बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो हिंसा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। उसके मद्देनज़र जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से यहाँ पर 967 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां तैनात की गई हैं और करीब 34,000 जो स्टेट पुलिस के जवान और अफसरान हैं वो भी इस ड्यूटी पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी ये है कि गर्मी नहीं है और मौसम खुशगवार बना हुआ है। पहले साइक्लोन आया जिसका बंगाल ने डटकर मुकाबला किया, उसके लिए एनडीआरएफ की तारीफ भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी कहा कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं और मदद भेज रहे हैं राज्य सरकार को। लेकिन आज वापस ओवरकास्ट हो गया है, तो चुनौती यही है कि कहीं बारिश इस खेल को ना बिगाड़ दे। मुकुल जी बिल्कुल, और हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो जनता का उत्साह है वो लगातार बना रहे। जिस तरीके से जो वोटिंग प्रतिशत अभी तक हमने देखा है पश्चिम बंगाल से, जो जनता है वो अपने मताधिकार का लगातार इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ शैलेंद्र आपके पास भी आना चाहूँगा। शुरुआत में आपने दिखाया था कि किस तरीके से जो लोगों में उत्साह है वो बना हुआ है, लेकिन वाराणसी सीट की अगर बात की जाए तो ये सबसे एक प्रमुख सीटों में, खासतौर से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, और 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो जो जीत का अंतर था वो लगातार बढ़ता हुआ हमने देखा। इस बार भी हम मान सकते हैं कि जो अंतर है वो वाकई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। देखिए, जनता जनार्दन आज तय कर रही है वाराणसी सीट पर। 2 महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 और 2019 में मतदान प्रतिशत जो था वाराणसी में वो बढ़ा था। 14 के मुकाबले 19 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था तकरीबन 3%, और उसका असर यह हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का आंकड़ा 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ गया था। तो ये एक बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा, सुबह तो बहुत सकारात्मक संकेत है मतदान प्रतिशत के लिहाज से, जिस तरह से लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हमारे कैमरामैन एक बार दिखा दे फिर से, चूंकि ये जरूरी है कि मतदान के लिए कतारों की तस्वीर दर्शक देखें। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं शाम आते आते, हालांकि ये बहुत जल्दी है, वाराणसी की जनता एक संदेश देगी कि हम मतदान प्रतिशत के मामले में किसी से न पीछे हैं बल्कि हम आगे हैं। चूंकि ये बहुत वीआईपी सीट है, तो वो एक तरह से यहाँ हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा इसी बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत का प्रतिशत क्या होगा। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है, और अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि एक सीट छोड़कर बाकी जगह पर इंडी गठबंधन का दावा मजबूत है। वो हालांकि बाद में उन्होंने उस बयान को बदला। आसपास की अगर आप सीट देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सीटें इस चरण में हैं। 13 सीटें हैं। बगल में मिर्जापुर है, रॉबर्ट्सगंज है, दोनों अपना दल चुनाव लड़ रही है, एनडीए के सहयोगी है। अपना दल की मुखिया जो अनुप्रिया पटेल है वो चुनाव लड़ रही है। सामने है रमेश बिंद बिंद के सांसद हैं, भदोही से निवर्तमान, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी में चले गए और वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरक्षित सीट है, अपना दल को मिली है, अपना दल के उम्मीदवार है। जहां आप मौजूद हैं जी, जहां आप मौजूद हैं वाराणसी, वहां के जो मतदाता हैं उनमें किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जोश है, आइए अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। वाराणसी के एक मतदान केंद्र पर हैं और सबसे पहले जिन्होंने मत डाला है वो सुबह सुबह आ गए, उनसे हम बातचीत करते हैं। देखिए, एक जागरूकता दिखती है। मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि मतदान शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। आप क्या सोच कर आए थे कि पहला मत सबसे पहले डाल देना? हाँ, ये हमने पहले ही सोचा था कि इतना जल्दी जाएंगे, लाइन में पहले लगेंगे, चाहे जितनी देर खड़ा होना पड़े, हम सबसे पहले वोट डालेंगे। फिर जब पहला मत आपने डाला इस पोलिंग बूथ पर, तो क्या आप फील कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था वगैरह अच्छी है। अंदर वोटिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी बहुत सलीके से लोग बैठे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं। दादा, आप भी देख रहे हैं कि सुबह सुबह आ गए, तुरंत जो पहले 10 मिनट था, सेकंड नंबर था, तो बताइए क्या कहना है? बस ये एक तो जागरूकता का है चीज़। हम लोगों को सुबह ही सुबह जल्दी आना था और आके वोट दे गए। अपील करना चाहेंगे सब वोटर्स से कि आए, घरों से निकले आपकी तरह? हाँ बिल्कुल, मैं तो सभी से अपील करना चाहूँगा कि ये 5 साल बाद एक मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। आप भी दिखाइए जरा, आप भी सुबह सुबह आ गए हैं, युवा वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे अपने हक अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो एक वोट देके
और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और अपने घर से वोट जरूर करके निकलें। बिल्कुल इस तरह से दादा आप भी देख रहे हैं कि मतदान करके आ चुके हैं, आप तो क्या कहना चाहेंगे? लोग घरों से निकले सुबह। ये लोकतंत्र का पर्व है, ये महापर्व है। लोगों को इस पर्व को बड़े खुशी के साथ मनाना चाहिए और घर से निकल के आना चाहिए। जैसे अपने त्योहारों को मनाते हैं उसी तरह से इसको भी महापर्व त्यौहार को भी त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए और घर से निकल के आके वोट देना चाहिए। चाहे वोट किसी को भी दें, लेकिन वोट देने आना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है और पोलिंग बूथ पर जो सबसे पहले मतदाता आए उनसे हमने बात की, अपील भी लोगों से कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि दिन भर इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो वाराणसी से अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां 18वीं लोकसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र पर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे मतदाताओं के मन में क्या मुद्दे हैं, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर कैसे उनका उत्साह है, ये जाना हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल में लोकसभा के लिए मतदान सुबह 7 बजे ही शुरू हो गया है और सुबह से ही यहाँ पर जो है तमाम जो मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता है जिन्होंने लोकसभा के लिए पहली बार वोट डाला है। क्या कुछ मुद्दे थे इनके और क्या सोचकर इन्होंने वोट दिया है, इन्हीं से बात करते हैं। आपने पहली बार वोट दिया? हाँ जी, मैंने पहली बार वोट दिया है। तो कैसा लग रहा है और किन मुद्दों को लेकर जब आप वोट देने जा रहे थे तो क्या सोच के आपने वोट दिया? पहली बार वोट दिया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ कि अब मैं हो गई हूँ इस लायक कि मैं वोट दूँ। और मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये वाली जो पार्टी जिन्हें मैंने वोट दिया है वो ज़्यादा डिज़र्विंग है और बाकी जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो अच्छी डेमोक्रेसी के लिए और मेरे खुद के अच्छे फ्यूचर के लिए, महिलाओं के लिए मैंने उन्हें वोट दिया, उन्हें चुना। जो सरकार है वो तो हम लोगों की होती है, हम लोगों से बनती है, तो सबको वोट देना चाहिए क्योंकि हमारी चॉइस है, हमारे हाथ में है कि बाद में हम अच्छा देश बनाए, तो सबको वोट देना चाहिए। आपने पहली बार वोट दिया? हाँ जी सर। क्या सोच के वोट दिया सर? ये कितना उत्साह है, कितना जोश है? सर उत्साह तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और जो वोट भी दे रही हूँ वो इस मतलब जो हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए जाएगा ये वोट, तो बहुत एक्साइटमेंट भी है। तो क्या सोचा आपने, क्या सोच के वोट दिया, क्या कुछ आपकी? सर जो कुछ पार्टीज़ का जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा ढंग से पढ़ा, फिर उसके बेसिस पे ही वोट दिया। तो ये थे पहली बार के जो मतदाता हैं, उन्होंने जो है वोट कास्ट किया, अपना वोट दिया है। काफ़ी जोश है, उत्साह है और दूरदर्शन आप तमाम लोगों से भी, हिमाचल के लोगों से अपील करता है पहले मतदान और फिर जलपान। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हम देख सकते हैं कि तमाम लोग जो आज लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए निकल पड़े हैं घरों से। और डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से भी हम अपील यही करना चाहते हैं कि अगर 7वें चरण के अंतर्गत वो तमाम सीटें जिसमें अगर आपका भी मतदान केंद्र है तो घरों से निकलिए और वोट जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, वोट जरूर करें और आपको लगातार हम दिखाते भी रहेंगे किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो मतदान चल रहा है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above,
Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस वक्त जो मतदान है वो चल रहा है। बिल्कुल, और रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का ही, जहां लोकसभा के छठे चरण तक मतदान प्रतिशत में वो अव्वल रहा और राज्य आज आखिरी चरण में भी लीड बनाने के मूड में है। कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने बात की है फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं। छठे चरण में 80 का आंकड़ा हासिल करने वाला बंगाल फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के मूड में है। आप देख सकते हैं सुबह के अभी महज 7:20 हुए हैं और ये लंबी कतारें हैं। मैं इस वक्त हूँ गवर्नमेंट स्कूल दमदम में, मोतीलाल गर्ल्स स्कूल में, और ये अकेला मतदान केंद्र नहीं है, ऐसे 5 और हैं, यानी कि 7 मतदान केंद्र इस कैंपस में है। और मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप उनकी मुस्कान देख सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि हम कैसे माने कि आपने वोट किया है? देख लीजिए, ये एक लंबी मुस्कान है। और कितने जल्दी उठ गए थे? रात भर कैसा एक्साइटमेंट रहा? 5 बजे तक सोए नहीं, फिर 1 घंटा सोए, फिर 1 घंटे के बाद मम्मी ने बोला चलो जाते एक्साइटमेंट कंप्लीट करने। तो क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में जब आप यहाँ पर आए और आपने वोट अपना कास्ट किया? फर्स्ट टाइम है इसलिए एक्सपीरियंस भी गैदर किए और यूथ एस्पिरेशंस भी होगा। यूथ एस्पिरेशन का इन्होंने बात की, इनके साथ इनकी मम्मी है। कितने खुशी हो रही है, बेटी ने आज वोट डाल दिया है, बड़ी हो गई वो अब। जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना, जब बड़ी हो जाएगी तो जिम्मेदारी भी देश के नागरिक होने के तरफ से तो हो ही जाता है। तो मेरे ये डॉटर तो फर्स्ट टाइम है इस बार। आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। आप लोग कुछ खाकर आए? नहीं, अब जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि यूथ एस्पिरेशन मेरा मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा था जब आपने वोट कास्ट किया? हाँ, यही ही नेक्स्ट जनरेशन नंबर 1, नंबर 2 बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आप भी अपना निशान देखिए, माँ और बेटी दोनों दिखा रहे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और यही है हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी। कैमरामैन पीयूष के साथ कोलकाता से मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़। तो जो मतदाता हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और खासतौर से आइए एक बार फिर यहाँ हम रुख करेंगे विशाल का, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए ना सिर्फ बारासात की बल्कि जो और भी इसके अलावा जो 8 सीटें और हैं जिन पर लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, किस तरीके से अहम हो जाता है? क्योंकि टीएमसी की बात की जाए या जो दूसरे दल हैं और ख़ासतौर से बीजेपी जो कि कोशिश कर रहा है कि कैसे यहाँ से जो वोटर्स हैं वो उसके पाले में आ सकते हैं। और फिर चाहे हमने पहले देखा था विधानसभा चुनाव के समय भी शुभेंदु अधिकारी जब उसमें आए थे, या इस बार हमने देखा जो तापस राय हैं जब वो आए हैं, तो कितना फ़र्क इस बार के जो ये मतदान है, जो सीटें हैं, इन पर पड़ेगा? देखिए मुकुल, जब हम लोगों के मूड की बात करते हैं तो लोगों का मूड जो है, एक्सपेक्टेशन उनकी हाई रहती है, क्योंकि आज का मतदाता काफ़ी जागरूक है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और उसी के हिसाब से सरकार को वो अपनी कसौटी पर कसते हैं। तो एंटी इनकम्पेंसी मैं ज़रूर कहूँगा कि बंगाल के अंदर है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम, और इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है। और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अंदर बाइपोलर मुकाबला बना दिया है। हालांकि ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। इंडिया ब्लॉक भी यहाँ पर मौजूद है, उसने लेफ्ट के साथ हाथ मिलाया कांग्रेस ने, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर बंगाल में वो जीत हासिल करते हैं, क्योंकि 42 सीटें हैं यूपी और बिहार के बाद, बंगाल पर नज़र है बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का जिस तरह से ज़बरदस्त रोड शो रहा, उन्होंने कहा कि तस्वीरें हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगी कोलकाता में जो उन्होंने रोड शो किया था उसको लेकर, और बार बार उन्होंने रैलियां की है और स्टार कैंपेनर्स को बीजेपी ने उतारा है। तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला रहा है और टीएमसी इस बात को जानती है कि अगर वो ये चुनाव जो लोकसभा के लिए है, अगर वो हार जाते हैं तो हो सकता है उनका काडर बीजेपी में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि परंपरा रही है लेफ्ट का काडर टीएमसी में आया, टीएमसी का काडर बीजेपी में जा सकता है, क्योंकि युवा है, जोश में रहता है, वो उस सरकार की तरफ देखता है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे।
बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं मदन मोहन जड़ा साहब, खास तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल का ही जिक्र करें, हालांकि मेरा मन पंजाब की ओर था, लेकिन पहले क्योंकि विशाल बैरिस्टो ने जो बात कही है उसी पर आपका एक टेक मैं लेना चाहती हूँ कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री तमाम चुनावी जनसभाओं में कहते रहे कि इस बार बहुत ही एक्साइटिंग और अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से, तो क्या खेला होगा? निश्चित रूप से बंगाल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। मुझे लगता है इसकी 2-3 वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि वहाँ पर बंगाल में बीजेपी ने जो पिछले चुनाव में 18 सीटें जीती थी और वहाँ 42 सीटें हैं, तो अभी वहाँ पर बीजेपी लगातार काम कर रही है और बीजेपी के लिए वहाँ आगे बढ़ने के काफ़ी स्कोप है, काफ़ी जो नंबर उसको वहाँ बढ़ सकता है। जिन स्टेट में बीजेपी का नंबर बढ़ सकता है उसमें वेस्ट बंगाल एक है। दूसरा कारण यह है कि वेस्ट बंगाल में लगातार बीजेपी काम कर रही है और जो बीजेपी जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो केंद्र की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको वेस्ट बंगाल सरकार लागू नहीं कर रही है और बीजेपी इस मामले को हर चुनाव के दौरान जोर शोर से उठाती रही है कि हम और कुछ करना चाहते हैं स्टेट के लिए, लेकिन वहाँ की सरकार उन योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। तीसरा इशू वहाँ पे वेस्ट बंगाल सरकार में करप्शन के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा संदेशखाली में महिला सुरक्षा का मामला सामने आया है। ये इशू भी स्टेट गवर्नमेंट की जो तृणमूल कांग्रेस सरकार है उसको डेंट कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर में अब ये क्लियर है कि हम अभी जो वोट कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक क्लियरिटी है। इस क्लियरिटी का फायदा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में पार्टी है बीजेपी को, उसको मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी को लगता हो कि स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है, लेकिन चुनाव तो विधानसभा का है नहीं, लेकिन उसको ये लगता है कि अगर हमें एक स्थिर सरकार चाहिए, एक केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहिए और एक अच्छा हमें एक नेतृत्व चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसको ये मतदाता ये सोचे कि इस चुनाव में हम बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा तब हम देखेंगे कि आपने बहुत अहम बात की है जड़ा साहब, और इसी पर एक गौर साहब का भी टेक लेते हैं। गौर साहब, खास तौर पर जब हम इन मध्यम मतदाताओं के मन की बात करते हैं तो राष्ट्रहित कितना सर्वोपरि हो जाता है स्थानीय मुद्दों से जब हम लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, और खास तौर पर चाहे संदेशखाली की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर जिसका जिक्र विशाल बैरिस्टो भी कर रहे थे, कितना असर डालते हुए नजर आएंगे ये तमाम फैक्टर्स इस बार पश्चिम बंगाल की इन तमाम सीटों को लेकर? देखिए, हमने कई बार देखा है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं। और लोकसभा के अगर हम 2019 की बात करें, खासकर बंगाल की, तो टीएमसी की सीटें 12 सीटें कम हो गई थी और बीजेपी की 16 सीटें बढ़ गई थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय चुनाव था और उनको प्रधानमंत्री चुनना था। क्योंकि बंगाल की जनता जानती है कि टीएमसी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, क्योंकि उनके कुल मिलाकर अगर वो 42 के 42 सीट पे जीत जाती है तो भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। तो यही मुद्दा इस बार भी है। और इस बार तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, संदेशखाली की जो घटना घटी है और जो वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उन सब वो सारे मुद्दे हैं। जैसा भी मदन जी ने कहा कि वहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं जो स्कीमें हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा है, वो भी वहाँ बहुत बड़ा पहुँचती भी नहीं है और वो लोग स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू भी नहीं कर रही है, तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो इस वक्त जो ये 8 सीटें हैं ये दक्षिण बंगाल की हैं जहां बीजेपी नहीं थी, केवल यहाँ टीएमसी है। तो इस बार बीजेपी ने जो कुछ टीएमसी के और कुछ जो बड़े लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ा है, तो ऐसा लगता है कि इस बार दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी खाता खोलने वाली है। तापस राय का जो अभी आपने जिक्र किया, वो पहले टीएमसी में थे, इस बार बीजेपी में आए, तो कुछ इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सीटें जो 18 थी वहाँ उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। यानी जो ऐसा लग रहा है, जो प्रधानमंत्री ने वहाँ इतनी सारी रैलियां की हैं, गृह मंत्री ने वहाँ रैलियां की हैं और बीजेपी अध्यक्ष ने, तो ऐसा लगता है कि वहाँ बीजेपी को बहुत अच्छा समर्थन मिलने वाला है। जी रोशन जी, खासतौर से पंजाब की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, वहाँ की जो 13 सीटें हैं वहाँ भी क्या बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वहाँ आमने सामने है? एक इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ लूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है लोकसभा चुनावों में गौर साहब के, हमने देखा कि 4 जो पार्टियां हैं, चाहे हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें, आप, बीजेपी और कांग्रेस, 13 की 13 सीटों पर अलग अलग उम्मीदवार उतारे हैं। यानी कि दिल्ली में तो बहुत प्यार है इंडी गठबंधन का, लेकिन कहीं ना कहीं वो पंजाब में दुश्मनी में तब्दील हो जाता हुआ नजर आता है। देखिए, पंजाब में 28 साल बाद बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में 2-2 सीटें मिली थी, यानी 2 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें अकाली दल को मिली थी। तो इस बार वो अलग अलग हैं। और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है वो देश के बाकी हिस्सों में तो उनका गठबंधन है, लेकिन पंजाब में नहीं है, तो इसलिए उनके वोट वहाँ बंटने वाले। जो आपने बात कही कि क्या बीजेपी को वहाँ अच्छा मिल सकता है, दरअसल बीजेपी ने इस बार जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कैप्टन साहब और उनकी पत्नी, उनको बीजेपी में शामिल किया
और उनकी पत्नी को जो परिणीत कौर हैं उनको टिकट दिया है, और जो रवनीत बिट्टू हैं उनको भी टिकट दिया है, वो कांग्रेस के सांसद थे, और आम आदमी पार्टी के सांसद है रिंकू, उनको भी टिकट दिया है जालंधर से। और एक जो अभी आपने दिखा कि जो अमृतसर सीट है वहाँ उन्होंने जो हमारे पूर्व डिप्लोमेट हैं सिद्धू जी को उन्होंने टिकट दिया है। तो बीजेपी ने एक एक सीट का वहाँ जो हिसाब किताब होता है गुणा भाग करके एक एक टिकट बांटा है। तो कोशिश है कि जो उनकी 2 सीटें हैं उसमें कैसे इजाफा हो। और वहाँ मुद्दा भी है, जैसे कि खडूर साहिब है वहाँ से, तो खडूर साहिब से अमृतपाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो इसमें डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, जिन्होंने पंजाब में दोबारा से ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ दोबारा कहीं आतंकवाद ना खड़ा हो जाए। तो वो भी एक वहाँ बहुत बड़ा इशू है, वहाँ ड्रग इशू है, वहाँ जो पंजाब का इशू है कि आतंकवाद दोबारा से न पनप जाए। तो इसके कारण लोग कहीं ना कहीं वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। हालांकि वहाँ जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन का अपना असर है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर जब वहाँ चर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि मुकाबला वहाँ कड़ा होने वाला है इस बार, इतना आसान नहीं है जो 2019 का था। जी, इसके साथ ही जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके समाधान के तौर पर भी हम मान सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ धीरज भी जुड़ चुके हैं पटना साहिब से। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पटना साहिब सीट की बात की जाए, रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके जो समीकरण बनते हुए नजर आए, उससे पहले चाहेंगे कि वहाँ पे जो मतदाता हैं वो किस उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप दिखा पाएँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और सुबह से मैं 7 बजे से देख रहा हूं कि जो पटना साहिब के जो क्षेत्र हैं, और यहाँ पे मैं जो पटना का जो एक प्रसिद्ध कॉलेज पटना विमेंस कॉलेज है, और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ से सुबह से, और हमने एक जो अभी रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट में न केवल युवा, न केवल महिलाएं, बल्कि जो बुजुर्ग जो मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाताओं ने भी भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। और जो आगे हम बात अपनी रखें उससे पहले, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनकी की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिनसे कि हम बात कराते हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी समय से वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। अनुष्का तिवारी हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर, वोट करने के लिए आई हैं, उनसे हम जानते हैं। जी जी, तो आज पहली बार मैंने वोट किया। बहुत टाइम से ये मेरे मन में था कि ये दिन आएगा और मैं फाइनली डेमोक्रेसी की एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाऊंगी। आज तक मैं इंडिया की एक सिटीजन थी, इंडियन थी, आज मैं रियल मायने में इंडियन हो गई हूँ, क्योंकि आज मेरे कहने से मेरी सरकार चुनी जाएगी। ये एक बहुत ही ऐसी ताकत है जो हम सबको मिली है, और अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो ये आज एक त्योहार है और मैं इसका पार्ट होके बहुत खुशी। आप जो मतदान किया है तो किस आधार पे आपने मतदान किया है? मतदान तो हमारे सबके लिए है, हमारी देश के लिए है। अगर कहा जाए तो एक चीज़ पे मतदान नहीं किया है मैंने, और ना किसी को एक चीज़ पे करना चाहिए। मैंने बहुत टाइम से ये देखा है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितना तरक्की कर रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, ये एक रिकॉर्ड है जो बन रहा है, और ये बिल्कुल सही चीज़ों पे होना चाहिए। मैंने देखा है इंडिया को आगे बढ़ते हुए, कैसे उसने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड का टाइटल ग्रैब किया है, और मैं चाहती हूँ ये 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने। बिल्कुल धीरज, ये युवा वोटर्स हैं और क्या कह रही हैं कि जो अभी हमारा देश 5वें पायदान पे अर्थव्यवस्था, और हम चाहते हैं कि ये देश पहले पायदान पर पहुंचे, और ये फर्स्ट टाइम युवा वोटर इसके लिए मतदान करने के लिए आए हैं। और ये पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है, इस पे भारी संख्या में लगभग जो 18 से 19 साल की अगर हम बात कर लें तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 2,22,000 युवा वोटर्स हैं। तो युवा वोटर्स का एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं किस तरीके से महिलाओं की एक तादाद जो है हमारे पीछे देख सकते हैं मतदान केंद्र पर। और अभेद किला माना जाता है पटना साहिब सीट को, धीरज, और ऐसे भेदना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। उस लिहाज से जो सिखों के 10वें गुरु हैं उनका जन्म स्थान माना जाता है ये, तो उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल सीट। लगातार ये जो चर्चा का विषय है, मंथन है, ये दौर जारी रहेगा जनादेश 2024 में, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं।